नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। केजरीवाल के धरने के दौरान मीडिया के कैमरों में जो तस्वीरें आज कैद हुई हैं, उसे देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के हिमायती हैं। वो अराजकता फैला रहे हैं और उनके समर्थक गुंडागर्दी। महज कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कराने की अपनी जिद पर अड़े केजरीवाल ने तानाशाही रवैया अख्तियार करके पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया है। कई रास्ते बंद हैं, कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं। लोगों की मुसीबतें ऐसी बढ़ गई हैं कि पूछिए मत। केजरीवाल सभ्य भाषा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हैं, देश की शान गणतंत्र दिवस का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली को बंधक बना लेने की राजनीति क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? क्या राष्ट्र गौरव से बड़ी है केजरीवाल की जिद? भारी जमावड़ा हो गया यहाँ पर। मैं बीच में जाता हूँ इन लोगों के, क्या स्थिति है? क्या कुछ लोगों को पत्थर लगे आपने से? हाँ, पत्थर लगे था। आपको पत्थर लगे, शरीर में लगे और चोट लगी हमारे साथ सिपाहियों के। बस यही होना बाकी था। शांतिपूर्वक धरने की छूट देने वाली दिल्ली पुलिस को पत्थरों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया केजरीवाल के समर्थकों ने। वैसे इसकी आशंका सोमवार को ही बढ़ गई थी, जब धरने के वक्त केजरीवाल ने धमकी के अंदाज में कह दिया था कि कोई भी संवैधानिक संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, वो नहीं। यहाँ पे कुछ भी घटना सकती है। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा पड़ती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। केजरीवाल आज सुबह भी जब पत्रकारों के सामने अपनी बात रखने आए तो गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ बदजुबान हो गए। कैसे, ये भी सुनिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा? ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? हैज शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? हैज द पुलिस कमिश्नर बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? आज जिस तरह उन्होंने सख्त जबान का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि वो दिल्ली को एक एनार्किस्ट स्टेट में बदलना चाह रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि केजरीवाल अराजकता नहीं फैला रहे तो और कर क्या रहे हैं? पूरी दिल्ली को हाईजैक करके रखा है आप और आपके समर्थकों ने। उस दिल्ली की मुसीबत बढ़ा दी है जिसके वोट के दम पर केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो दिल्ली के सीएम हैं, जहां चाहेंगे वहां बैठेंगे। सुनिए लोगों को कैसी परेशानी में डाल दिया है आपकी एक जिद ने। जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तब भी दिक्कत हो रही थी। 22 मिनट 28 मिनट लेट हम लोग ऑफिस पहुंचे थे। हाफ डे कटा, पैसे कटे, तनख्वाह कटे। अब ड्यूटी पर सही से जा रहे हैं तो यहाँ पर उतर के ना ऑटो मिल रहे हैं ना बस मिल रही है। सब लोग देख रहे हैं कितनी मुसीबत हो रही है। ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं, ट्रैफिक रोक के उस पार घुमा दिया, बस के लिए वहाँ जाना, ऊपर से ये बारिश। हम लोगों को जहाँ सुविधा देने की वादा किए थे, सुविधा की वजह बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गए। ना यहाँ पे ऑटो मिल रही है, ना बसें मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जब उनको आंदोलन करना था या अपनी बात रखनी थी तो रामलीला में करना चाहिए था। रामलीला मैदान में करते, वो जंतर मंतर पे करते, यहाँ पे बैठने की क्या जरूरत थी? मैं गोविंदपुरी से आ रहा था, मुझे सोनीपत जाना था। अभी यहाँ पर उतर गया हूँ। अभी कोई मेट्रो की कोई सुविधा भी नहीं, ना बस की सुविधा। बस का भी रूट चेंज कर दिया है। अब बताइए मुझे कैसे जाना पड़ेगा? 60 पे भी जाता हूँ ना तो हमें सैलरी कट दी है। ऑफिस जाने का भी टाइम लेट हो रहा हूँ। केजरीवाल कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही लोकतंत्र है। जिसको कई लोग एनार्की कह रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो एनार्की नहीं है, वो डेमोक्रेसी है। केजरीवाल जी जरा आप समझाएंगे कि हिंसक हो जाना लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? क्या आपको पता नहीं कि लोकतंत्र बहुत लचीला होता है और आप जिस अकड़ में हैं वो आपके लिए लोकतंत्र हो सकता है? पूरी दुनिया और दिल्ली की जनता के लिए ये सिर्फ तानाशाही ही है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले केजरीवाल जी आपके समर्थक तो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं। कोई अपनी बात आप तक पहुंचाने आए तो उससे भी मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं आपके लोग। कुछ पे घूसे और मुझ पे लातें बरसाई गई। आप लोगों ने देखा कि मुझे मारपीट की गई। क्या मुझे अधिकार नहीं है अपनी राय रखने का? अगर मैं ये देखिए
ये देखिए 24 घंटे में केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो क्या सरकार बनाने के 23 दिन बाद भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि बड़े फैसले आपाधापी में नहीं लिए जाते। जगह जगह पे खून खच्चर देखे बुजुर्ग इंसान का। अगर ऐसा था तो भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन बनाने में 10 दिन का वक्त क्यों लगाया आपने? इस तरह की पिटी हुई पटकथाओं और नाकाम नौटंकी के सहारे आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या वो कसम वो इरादा। तो अब तो वो सब चीजें भूल गए। सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन में जो हंगामा काटा था, आज केजरीवाल के लोगों की हरकतों से लगता है कि खिड़की एक्सटेंशन पूरा का पूरा देह व्यापार का अड्डा बन गया है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि 4 पुलिस वालों का निलंबन क्या इतना बड़ा मामला बन गया है कि ना लोगों की चिंता है, ना ही देश के संविधान का कोई सम्मान। गांधी के भक्त अन्ना की उंगली पकड़कर सियासत में आने वाले केजरीवाल तो अब पूरी दुनिया में देश की शान गणतंत्र दिवस की झांकी पर भी सवाल उठाने की हिमाकत करने लगे हैं। कह रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किसके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे? बैठ के यहाँ पे झांकियां देखेंगे वीआईपी वाले। केजरीवाल के निशाने पर हर वो शख्स है जो उनके विचारों से सहमत नहीं। मीडिया को भी बिकाऊ बता रहे हैं केजरीवाल। कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। न खाता न बही, केजरीवाल जो कहें वही सही। लेकिन अब सवाल उठेगा और सवाल उठाने से केजरीवाल किसी को रोक भी नहीं पाएंगे। सवाल ये कि दिल्ली को बंधक बना लेने की राजनीति क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? क्या राष्ट्र गौरव से बड़ी हो गई है केजरीवाल की जिद? दिल्ली से नेहा केसरी, रजनीश शर्मा, मोहम्मद अफसर, राजू शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिर दिल्ली को बंधक बना लेने की राजनीति क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यही आज हमारी बहस का मुद्दा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीम अफसल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। पूनम आजाद बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सदस्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रविंद्र कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इन सबसे बात करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि अरुण जेटली का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अराजकता वो व्यवस्था है कि जब समाज में जो स्थापित नियम और परंपराएं हैं उनका पालन ना किया जाए, उनको अस्वीकार कर दिया जाए। कोई बागी व्यक्ति ये कह सकता है, लेकिन एक शासन, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि कानून के राज्य के अनुकूल देश चले और शहर चले, वो कभी ये परिस्थिति नहीं कर सकता। मुझे तो खेद है इस बात का कि दिल्ली जैसा शहर जो एक विश्व नगरी बनने की कल्पना करता है, जिसको शासन सुधार की आवश्यकता है, वहां उसकी चिंता किए बगैर इस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस है, और उसकी एक देश में परंपरा है कि उसका कभी विवाद नहीं होता। 20-21 साल पहले एक कट्टरपंथी नेता ने उसके बहिष्कार की कॉल दी थी। पूरे देश में उसका विरोध हुआ था। कोई नया राजनीतिक दल बने और उसकी कल्पना हो कि मैं देशव्यापी बनूं और आरंभ में कहे कि गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से डिस्टर्बेंस किया जाएगा, उसमें रुकावट पैदा की जाएगी, ये अपने आप में स्वीकृत नहीं है। तो अरुण जेटली यानी बीजेपी कह रही है कि ये अराजकता है। मीम अफसल साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये अराजकता नहीं, यही लोकतंत्र है। ये किस तरह का लोकतंत्र का प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी आपकी पार्टी के समर्थन से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है? देखिए, हमने उनको एक मैनिफेस्टो के ऊपर सपोर्ट दिया है और उससे ज्यादा और उसके आगे कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब तक वो दिल्ली के आवाम के लिए काम करते रहेंगे, हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो था उसको वो शायद भूल गए हैं और वो फिर एजिटेशन और जो अपोजिशन वाली राजनीति है
वो इख्तिदार में होने के बाद भी कर रहे हैं। और जिस तरह से वो कहना चाहिए खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अफसोसनाक है। अभी वो अपने क्लिपिंग दिखाई और मेरी क्लिपिंग भी आपने दिखाई, मैंने क्या बोला। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल है उम्र में कम से कम 30 साल बड़े होंगे केजरीवाल जी से। बिल्कुल। केजरीवाल जी मेरे से भी उम्र में कम से कम 15 साल छोटे होंगे, लेकिन हम उनके ताल्लुक से किस तरह और किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो इतने देश के होम मिनिस्टर के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देश भी देख रहा है और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह आवामी मकबूलियत को अपने लिए एक सर्टिफिकेट समझ रहे हैं कुछ भी काम करने के लिए। आपने अभी दिखाया, आज मैं पहली बार देख रहा हूं, जनरली कभी लाठीचार्ज होता है तो मीडिया हमेशा यही कहता है कि पुलिस ने बड़ी ज्यादती की, लाठीचार्ज किया, चोट लग गई। लेकिन आपकी सारी क्लिपिंग जो मैं देख रहा हूं, उसमें उससे ज्यादा बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त पुलिस की जो दिखाई जा रही है, आपने आपके सारे क्लिपिंग्स में नजर आ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो भी आपने दिखाया, और आपका तबसरा भी वही है। मेरा ख्याल है देश पूरा देख रहा है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और खासतौर पे गणतंत्र दिवस को लेकर के मैं याद दिला दूं कि आज से कम 15-20 साल पहले जी गणतंत्र दिवस के तकरीबात का बाइकाट करने का 1-2 लीडर्स ने ऐलान किया था, और उन पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगाया गया, और मेरा ख्याल है पूरी तरह से हर तरफ से उसको कंडेम किया गया। मैं उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था। चलिए हम आपको कुछ और बयान कुछ और सियासी नेताओं के सुनवाते हैं। सभी मेहमानों के पास आएंगे, मीर मुफ्ती साहब आपके पास भी आएंगे। आइए सुनते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का क्या कहना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह सुनवाएंगे आपको खुद अरविंद केजरीवाल की जुबानी, किस तरह उन्होंने अभद्रता का इस्तेमाल किया अपने शब्दों में। संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन प्रजातंत्र की परिपाटी से परे है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा इस राष्ट्रीय पर्व की उल्लंघना की जा रही है और उसमें उल्लंघन करने का एक सीधी सीधी चुनौती दी जा रही है। ये पंडित नेहरू, सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान जो इस देश की आत्मा और परिपाटी से जुड़ा है और इस देश के हर नागरिक का अपमान है। शालीनता और तहजीब सार्वजनिक जीवन में भी, प्रजातंत्र में भी एक जिम्मेवार व्यक्ति और राजनीतिक दल की सर्वमान्य परिपाटी है। तो आपने सुना, ये रणदीप सुरजेवाला थे, बात कर रहे थे गणतंत्र दिवस पर खास तौर से जो अरविंद केजरीवाल ने कहा। टीना के पास चलते हैं। टीना, आपने इस पार्टी का दामन थामा कुछ दिनों से, हालांकि आप उनकी नीतियों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर मुखरता से विरोध कर रही हैं, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं रेल भवन के बाहर जो तस्वीर निकलकर सामने आई है और जिस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक आम कार्यकर्ता या एक एक्टिविस्ट नहीं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर वो काबिज हैं, और वो ये कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस, कैसा गणतंत्र, यहाँ पे झांकियां देखने हम तो नहीं आते। वो शायद ये भूल गए कि स्कूली बच्चे महीनों महीने तैयारी किया करते हैं इसके लिए। एक सिंबल है गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हमारे रिपब्लिक का। ये कैसी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ब्रॉडर लाइंस पे अगर लिया जाए तो इंसल्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ ऑनर एक्ट के अंडर आता है। 26 जनवरी या अपने झंडे के प्रति असम्मान दिखाना, मुझे लगता है कि एक आम नागरिक अगर होता तो अब तक बुक कर लिया जाता।
पर मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं ऑन ग्राउंड ही थी और जब मुझे लगा वहां पर काफी बुरा हाल, क्योंकि तहसीन पूनावाला के जो ब्रदर हैं शहजाद पूनावाला वो भी वहां पर थे। कल भी हमने यही हाल देखा। मेरे काफी सारे लाइव डिबेट्स वहां से मैं कर रही थी और बिल्कुल आम पार्टी के लोग उग्र हो रखे थे और बार बार उन्होंने जिस तरीके से हमें प्रवोक किया, मैं बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी हो गई थी जाके जहां पुलिस खड़ी है, मारने की कोशिश की, झाड़ू उठा के मारने आ गए, ऑन कैमरा मुझे मारना शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, ये इनको 2014 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल आग गड़ाए बैठे थे। पर आप ये कह रही है कि आप इस पार्टी की सदस्य हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि झाड़ू लेकर आपको मारने आए। एक महिला और उस पार्टी की सदस्य, लेकिन कार्यकर्ता झाड़ू लेकर आपकी पिटाई करने आए। ऑन एयर हुआ मेरे ऊपर 3-4 चैनल्स पे जब मैं वहां से डिबेट। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, आप जाइए यहाँ से, आप इसके एजेंट हैं, आप उसके एजेंट हैं, और झाड़ू लेकर मारने आए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी गंदी गालियां महिलाओं ने और पुरुषों ने दी। मुझे पुलिस ने 2 पुलिसमैन मिले, मुझे एक महिला का प्रोटेक्शन दिया गया। मैं करीब 4 घंटे वहां पर 9:30 बजे मैं वहां से निकली, क्योंकि मेरे डिबेट्स कुछ लाइंड अप थे, मुझे वहीं से करने थे, मैं वहीं से कर रही थी। तो आप सोच नहीं सकते कि ऑन एयर उन्होंने कितनी बदतमीजी की। ऑन एयर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं सारी, झाड़ू लेकर मारने आए। एक लेडी ने मेरा पीछे से बाल पकड़ लिए, उनको पकड़ लिया। मेरे साथ जो सोमनाथ भारती हैं लॉ मिनिस्टर, वो मेरे साथ डिबेट कर रहे थे, हम दोनों चैनल पे डिबेट कर रहे थे। उनके लोग मार रहे थे पर सोमनाथ भारती उनको रोक नहीं रहे थे। और मैं बार बार उन्हें बोल रही थी कि देखिए आपके लोग ऐसा बोल रहे हैं। तब तक पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिला नहीं था। फिर मैंने FIR दर्ज कराई और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला। एनीवेज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मीम अफजल साहब ने कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आप ये देख लीजिए कि लोग जो है पहुंचे नहीं है। निर्भया और गुड़िया गैंगरेप में मिडिल क्लास जो था वो सैटरडे संडे की छुट्टी अपनी बर्बाद करके इंडिया गेट पे जाता था, जंतर मंतर पे जाता था। अब लोगों को इनकी असलियत समझ में आ गई है। लोग अब मुझे लगता है कि सिस्टम जो डेफ एंड डम होने की बात हम करते हैं, सिस्टम से विश्वास उठने की बात हम करते हैं, बिल्कुल टीना आपने बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज बातें बताई हैं कि एक महिला कार्यकर्ता आप इस पार्टी की हैं और बाकी कार्यकर्ता झाड़ू लेकर आपको पीटने, आपके साथ दुर्व्यवहार किया। और आज सड़कों पर जिस तरह की अराजकता हम देख रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, कल अरविंद केजरीवाल जब वहां भाषण दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम पुलिस के खिलाफ एक्शन की डिमांड तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शब्द थे उनके कल जब उन्होंने वहां से संबोधन किया था, जबकि उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता उन्हीं के अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा झाड़ू से पीटी जाती हैं। ये हमारे चैनल पर बैठ के वो कह रही है। एक तो ये मेरा सवाल है कि आखिर ये पार्टी किस रास्ते जा रही है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि कैसा गणतंत्र दिवस, हम गणतंत्र दिवस समारोह की सेलिब्रेशन को बाधित करेंगे। देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदार और मैं ये कहूँगा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, भारत के व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जिन्होंने गोपनीयता की और संविधान की रक्षा की शपथ ली थी वो भी उस शपथ को तोड़ रहे हैं। हमने जब उन्होंने बच्चों की कसम खाकर ही कहा था कि वो समर्थन देंगे ना देंगे। लगता है विजेंद्र जी से हमारा ऑडियो कनेक्शन जो है वो कट चुका है। उनके पास हम फिर जाने की कोशिश करेंगे। एक रिएक्शन इस पर मैं मीम अफजल साहब का लूंगी। मीम अफजल साहब, टीना कहती हैं, उन्हीं की पार्टी की सदस्य, और कहती है कि कल मुझे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर पीटने आए थे क्योंकि मैं अपना मत अपने तरीके से बिंदास रखती हूं, इसलिए। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है और मुझे बड़ा सुनकर के ये शॉक हुआ है कि औरतों की तो कम से कम इज्जत रखना हर एक का फर्ज है। और जिस तरह से उन्होंने अभी बताया, मेरे लिए तो बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर अपने ही लोगों के साथ उनका अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं, देखिए बड़े डेमोक्रेटिक पैराए में ये लोग बात करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इससे बड़ा कोई चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब कोई बात अगर इनसे इख्तिलाफ करता है तो उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है ये अभी टीना जी ने बता ही दिया है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूंगा कि इन्होंने जिस वक्त वोट ली थी रामलीला ग्राउंड में, तो एक जुमला बोला था जो आपको भी याद होगा। खासतौर पर इन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि आपको आहंग हो जाए, गुरूर मत करना कभी भी। और आज जो सारी जबान इनके नेताओं की नजर आ रही है वो सब गुरूर से भरी हुई है।
अभी कुमार विश्वास ने केरला की महिलाओं को लेकर के जो कुछ बोला, क्या वो गुरूर से भरा हुआ नहीं था? कल जो इनके कानून मंत्री ने एक बहुत ही वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के ताल्लुक से जो कहा कि उनके मुंह पर मैं थूकना चाहता हूं, तो ये क्या गुरूर के दायरे में नहीं आता है? बिल्कुल हैरान करते हैं ये बयान, हैरान करते हैं मीम अफजल साहब ये बयान कि गुरूर और अहंकार किस तरह से चढ़कर बोल रहा है। आपको ये बयान लोग देख रहे हैं, मैं आपको बयान सुनवाते हैं अपने दर्शकों को और आप सभी को ये बयान फिर सुनवाते हैं। शिंदे साहब ने हैज ही अनाउंस्ड अ वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। कह रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किसके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे? बैठ के यहाँ पे झांकियां देखेंगे वीआईपी वाले। इसको रुको एक मिनट, इसको झांकियां देखेंगे, इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं क्या? इसको नहीं कहते। एक महिला को जला दिया और वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही किसी को। कह रहे हैं नहीं वहां पे इंक्वायरी कराएंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे किसी को। तो वो आरके सिंह जो कह रहे थे वो तो ठीक ही कह रहे थे, पैसे पहुंचते हैं ऊपर तक। सवाल ये है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और ये जो स्ट्रैटेजी है अनकन्वेंशनल। मेरे को ये बता रहे हैं अरविंद जी आप जंतर मंतर जाके बैठ जाओ। भाई मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मैं कहीं भी बैठूं दिल्ली में। ये कौन होते हैं बताने वाले? हम बताएंगे शिंदे साहब कहाँ बैठेंगे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। शिंदे साहब कहाँ बैठेंगे हम बताएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? हैज शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? हैज द पुलिस कमिश्नर बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? जनता ने किसको इलेक्ट किया था? हमें इलेक्ट किया था। हमारे पास आती है जनता। मैंने शिंदे साहब से पूछा मीटिंग में, मैंने कहा रेप होते हैं आपके पास आती है जनता? बोले ना। मैंने कहा लड़की को ला दिया गया आपके पास आई जनता? कहते हैं ना। मेरे पास आई जनता, मुझसे आके पूछती है जनता कि जी क्या हुआ, क्या कर रहे हो आप? तो मुझे इलेक्ट किया था। शिंदे साहब को कौन होते हैं? शिंदे साहब कौन होते हैं दिल्ली को चलाने वाले? शिंदे साहब अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग गए हैं दिल्ली का। तो शिंदे साहब कौन होते हैं? शिंदे कौन है दिल्ली को चलाने वाले? मैं मुख्यमंत्री हूं, हमें जनता ने इलेक्ट किया है। टीना ये गुरूर नहीं तो और क्या है? और अगर इलेक्ट किया है तो आप इस तरह से सड़क पर सड़क तंत्र चलाएंगे? लोकतंत्र की बात आप करते हैं? आप ही से सवाल कर रही हूं टीना। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं पुलिस कमिश्नर से मिली, बीएस बस्सी साहब से 15-20 मिनट में उनके साथ बैठी, डिस्कस किया। मैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहां पर ये कंप्लेंट भी देकर आई हूँ। इसको एफआईआर में तब्दील होना है। इसमें कल जो इन्होंने पुलिस वालों को उकसाया और बोला कि आप वर्दी उतार दीजिए, 5-6 दिन की छुट्टी ले लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, हमारे प्रोटेस्ट में साथ दीजिए और आपका कमिश्नर अगर कुछ एक्शन करेगा तो मैं उसको देख लूंगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ धाराएं लगती हैं। सेक्शन 2 है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट है 1922। उसके अलावा 2 एक्ट और लगते हैं। आईपीसी का 153A लगता है, 124A लगता है। ये मैं कंप्लेंट देकर आई हूँ। मुझे लगता है कि हमारी पुलिस जिस तरीके से उनके ऊपर ये सब किया जा रहा है इसको इमीडिएटली दर्ज करे। पर डीडी नंबर मिलने के बावजूद मुझे नहीं पता कि कितनी देर में मेरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सारे कानून तो ये सरकार तोड़ रही है। चलिए टीना आपको यहाँ सुनीता केजरीवाल गवर्नमेंट ऑफिशियल। टीना आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपके पास आऊंगी, अभी वक्त है हमारे पास। फिलहाल हम राजीव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर ये सब चल रहा है। राजीव, जो सड़क तंत्र की तस्वीर जो हम देख रहे हैं वहाँ कल से जो दिखा रहे हैं केजरीवाल और उनके समर्थक, इस वक्त क्या सूरत हाल वहाँ पर? आपसे थोड़ी देर पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, अराजकता चारों तरफ दिख रही थी। शीतल, अराजकता का रूप बदल गया है। हालांकि थोड़ा सा खामोश है लेकिन अराजकता वैसे ही जारी है। लोग भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र सड़क पर आकर सड़क तंत्र बना और भीड़ तंत्र में तब्दील हुआ और भीड़ किसी की नहीं सुनी है। लिहाजा यहाँ पर एसएसबी के जवानों की 2 लेयर लगा दी गई है और आगे दिल्ली पुलिस के जवान हैं और वैसे ही आपके समर्थक गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं और भीड़ लगाकर वहां खड़े हुए हैं। एक बात साफ कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर जनता नहीं है, इस बात को हम याद रखें कि जनता नहीं है, यहाँ पर आपके समर्थक हैं और वही इस भीड़ तंत्र का रूप बन गए हैं। तो जो कुछ जिनके उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। नेता यहां से दूर हैं, नेता अपनी गाड़ियों में हैं। प्रदर्शन के नाम पर उन्होंने इस पूरे दिल्ली के हिस्से को एक केओस में बदल दिया है और बहुत बुरी स्थिति कर रखी है। यहाँ पर दूर दूर से रास्ते बंद हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? अरविंद केजरीवाल कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? सोमनाथ भारती कहाँ है? राखी कहाँ है? ये तमाम लोग कहाँ है?
शीतल, इनके होने ना होने का भी वैसे यहाँ कोई असर नहीं पड़ रहा है इस जनता के ऊपर। मनीष सिसोदिया कह के गए थे कि यहाँ पर लोगों को कंट्रोल में रहना है, उनको हाथ में कोई कानून नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद हमने पत्थरबाजी देखी, उसके बाद हमने बैरिकेड को तोड़ना देखा, उसके बाद बैरिकेड गिराना देखा। मेरे साथ मेरे साथी जो यहाँ पर लगातार कवर करते रहे अभिषेक है। अभिषेक, आप यहाँ से दूर अरविंद केजरीवाल जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां रहे, क्या हालात है वहां पर? देखिए, वहां स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल खुले तौर पे आवाम से अपील की, दिल्ली की जनता से अपील की कि आप यहाँ पे आइए, लेकिन दिल्ली की जनता इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन रही। जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं जो पूरी तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि अगर आप मुझे अराजक कहना चाहते हैं तो अराजक कहिए, कानून मंत्री अपने दायरे में नहीं है। तो लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। उसी दौरान दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हम जो भी लॉ को मेंटेन रखने में जो भी कदम सख्त सख्त लिए जाने चाहिए उसको लेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट सीपी ने साफ कर दिया है कि वो एक आदेश की इंतजार कर रहे हैं जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से कभी भी आ सकती है। चूंकि दिल्ली के सीएम खुद यहां पर धरने बैठे हुए हैं, इसके कुछ लीगल कानूनी प्रक्रियाएं, जैसे एलजी को वो पहले सिफारिश करेंगे तो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है दिल्ली पुलिस, तो उन तमाम कार्रवाई को ध्यान में रखने के बाद ही इस प्रोटेस्ट, लेकिन अभी आगे की उम्मीद कुछ नहीं की जा सकती क्योंकि जो ताजा स्थिति बनी हुई है, आम आदमी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। राजीव और अभिषेक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आएंगे, ताजा अपडेट लेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे खुद मुख्यमंत्री कहां पर हैं और जब लाठीचार्ज हो रहा था, जब एकदम स्थिति हाथ से बाहर थी, काबू से बाहर थी, उस वक्त ये लोग कहां थे, सब तमाम अपडेट हम आपसे लेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब थोड़ी देर के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। मीम अफजल साहब, हमारे संवाददाता ने बताया कि जब स्थिति हाथ से बाहर चली गई, बिल्कुल बेकाबू हो गई, तो अरविंद केजरीवाल या उनके साथियों की तरफ से ये कहा गया कि अगर हालात अराजक होते हैं तो हम वी कांट हेल्प इट, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। शीतल जी, मैं आपको इस पूरे मसले की गहराई का जरा सा अंदाजा आप करना चाहिए जी। मुझे ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह का काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? 3-4 लोगों को सस्पेंड करने के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली के तमाम दूसरे मसाइल को छोड़ करके यहाँ गए। आपको मालूम है 3 लाख लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज थे या कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले थे दिल्ली में। वो लोग इनके खिलाफ धरना करने जा रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, चूंकि इन्होंने अभी तक उनके लिए कोई काम नहीं किया है, कोई फाइल मूव नहीं की है। उसके अलावा 10 लाख वो लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिल इनके कहने पर अदा नहीं किए और इन्होंने कहा था कि हम उन्हें माफ कर देंगे। वो आज तक अभी तक एक भी बिल किसी का माफ नहीं हुआ है। वो 10 लाख लोग बैठे हुए इधर से उधर घूम रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी अभी मैंने एक टेलीविजन चैनल पर देखा कि सेक्रेटेरिएट के सारे दरवाजे बंद हैं, तमाम कुर्सियां खाली हैं, यहां तक कि क्लरिकल स्टाफ भी सेक्रेटेरिएट में नजर नहीं आ रहा है। यानी सेक्रेटेरिएट बंद है और ये यहां से सेक्रेटेरिएट चलाने की बात कर रहे हैं। जहां मारपिटाई हो रही है, जहां हंगामा हो रहा है, वहां से सेक्रेटेरिएट चल सकता है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं अपील करूंगा केजरीवाल जी से कि लोगों की जो जायज प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस के मसले को ना उठाएं, उसका भी एक तरीका है, उसको भी जरूर उठाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, उनकी हर बात को सुनने की कोशिश की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्वायरी कर रहे हैं और करने के बाद वो अपना जब फैसला देंगे, अगर उससे उनका इत्तेफाक ना हो तो फिर वो प्रोटेस्ट करें, जो भी तरीका अपनाएं वो ठीक लगेगा। लेकिन बगैर कुछ सोचे समझे इस तरह का काम करने से उनकी पॉपुलैरिटी खराब हो रही है। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा, हम उनको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हम इस समर्थन को जारी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दिल्ली के लोग हमसे सवाल करें कि आपने सरकार गिरा दी, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमने कहा है जब तक आप लोगों के फेवर में काम करोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, हमने नुकसान उठाने के बाद इनको मुद्दों के आधार पर आपका समर्थन है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मीम अफजल साहब कि अगर ये अराजकता की स्थिति बरकरार रहती है, जैसा कि अभी अभी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर हालात बेकाबू हो रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक कोई एक्शन नहीं होगा हम नहीं चुप बैठेंगे। अगर ये स्थिति यूं ही बद से बदतर होती चली गई तो क्या आपकी पार्टी फिर एक्शन लेगी, अपना समर्थन वापस लेगी? आप क्या सोच रहे हैं, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? वेट एंड वॉच कब तक करेंगे आप? कितना वक्त देंगे? शीतल जी, हम लोग दिल्ली के लोगों को देख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप जो आज जिस अंदाज से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, कल आपको किसी भी चीज को लेकर के हमारे खिलाफ उसी तरह की रिपोर्टिंग करनी पड़े। हम उस चीज से बचना चाहते हैं।
हम ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस एक संवेदनशील पार्टी है जो तो कांग्रेस की बर्दाश्त का उसके अंदर पूरा मानता संवेदनशीलता है, की सीमा जो कहाँ तक नेशनल है? इंटरेस्ट को सबसे पहले रखती है। संवेदनशीलता की सीमा क्या है? सीमा देखिए, अब ये देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, जाहिर है कि इसमें अभी बताया गया, अभी आपके एक रिपोर्टर ने भी बताया, आपके दोनों नुमाइंदों ने बताया कि होम मिनिस्ट्री इस पर बातचीत कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात हो रही होगी, मैं जहां तक समझता हूं, और इसको किस तरह से डील किया जाए। देखिए, अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, और अभी केजरीवाल जी को भी हम अपील कर रहे हैं। मैं इस चैनल के जरूर दिल्ली वालों से अपील करूंगा कि जो लोग उनको जानते हैं उनको ये समझाएं कि दिल्ली के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ जाकर के उनका काम करने की कोशिश करें, और इस तरह की स्थिति दिल्ली में ना पैदा करें जिससे लोगों का नुकसान हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे कुछ भी अगर होगा तो उससे दिल्ली के लोगों का नुकसान होगा, केजरीवाल जी का नुकसान हो, कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, यह कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए, दिल्ली के लोगों का भला होना चाहिए, और दिल्ली का भला इसमें नहीं है जो वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मीम अफजल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मुझे कहा गया है कि आपको शायद जाना है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बेहद अहम तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को, आप सभी मेहमानों को दिखाने जा रहे हैं। 2 बजे के बाद आखिर कैसे हालात बेकाबू हुए, किस तरह से बैरिकेड्स तोड़ी गई, किस तरह से फिर लाठीचार्ज की नौबत आई, क्या हालात बने। देखिए, ये पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई जहां इधर उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है, एकदम अराजक स्थिति बनी हुई है, और ये कोई मैदान नहीं है जहां ये प्रोटेस्ट हो रहा था या कुछ हो रहा था, ये बीच सड़क पर है, हाई प्रोफाइल एरिया है, रेल भवन के ठीक बाहर है। रेल भवन जो कि रेल मंत्रालय का पूरा कार्यालय है वहां पर, उसके पास में शास्त्री भवन है जहां भारत सरकार के अहम मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय हो या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और आप ये देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़कर आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग जो हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर पुलिस को वहां आना पड़ा, फिर इन लोगों में आपस में हाथापाई हुई और हालात बेकाबू होते चले गए। ये अब से ठीक थोड़ी देर पहले की स्थिति है, और ये दिल्ली के हाई प्रोफाइल जोन की तस्वीर है, जहां अहम मंत्रालय है, जहां साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, थोड़ी दूरी में पार्लियामेंट है, शास्त्री भवन है जहां पे अहम मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, रेल भवन के ठीक बाहर जहां रेल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम कार्यालय हैं। ये वहां की तस्वीर है, एकदम जो कि सत्ता का केंद्र जिस इलाके को हम कह सकते हैं, ये वो इलाका है। उस इलाके की तस्वीर आप देखिए क्या है। दोपहर 3:50 पर ये हालात थे रेल भवन के बाहर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसकी परवाह नहीं, अगर हालात अराजक होते हैं तो हम क्या करें, हमारी बात मानिए, पहले उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लीजिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है, उनका कहना है। मैं मीम अफजल जी से इस पर इन तस्वीरों पे, मीम अफजल साहब आपने कहा था कि हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि दिल्ली की जनता या देश की जनता निराश हो। अगर ऐसी अराजकता फैलती चली जाएगी तो हम अपने समर्थन पर फिर विचार करेंगे, पुनर्विचार। मैं फिर जानना चाहूंगी आपसे कि क्या ये तस्वीरें आपको हैरान नहीं करती हैं? देखिए, बिल्कुल हैरान करती है, और पूरा देश देख रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे चीजों को कवर किया होगा, हमने भी देखा है टीवी चैनल्स पर, जब इस तरह की अराजकता कोई फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस किस तरह से डील करती है। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने जिस सब्र तहम्मुल का जो यहाँ इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से आपने सारी तस्वीरों में दिखाया किस तरह से लड़के कूद रहे हैं, उसके बावजूद इनको उस अंदाज से डील नहीं किया जा रहा जो ट्रेडिशनल पुलिस का एक तरीका रहता है। और कभी कभी वो लोग बिल्कुल ही, वो भी इंसान होते हैं, जब उनके ऊपर जूते पड़ते हैं, जब उनको भी पीटा जाता है या पथराव होता है, तो वो भी फिर उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ये पूरा मीडिया देख रहा है, सारा देश देख रहा है, और दिल्ली के लोग देख रहे हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की थी
कि ये पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, उनके लिए कुछ काम करेगी, उनकी पानी का मसला हल करेगी, उनकी बिजली का मसला, लेकिन मसला तो लगता है कोई हल नहीं हो रहा। जो पूरा एक मैनिफेस्टो था उसमें तो अभी मुझे लगता नहीं, कह तो रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, लेकिन आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, अभी तक कोई बड़ी बात तो हुई नहीं है। और जो कुछ किया गया है उसके ऊपर भी 10 सवाल उठे हैं, लेकिन हम सब बातों को छोड़ देते हैं। हम आज फिर आपके चैनल से के माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा आप पार्टी के लोगों से, केजरीवाल जी से, उनके साथियों से, कि उनको चाहिए कि सेक्रेटेरिएट में बैठकर के सरकार को अच्छे ढंग से चलाएं। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। इस तरह के काम से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, देश की बदनामी होती है। मैं अफ्रीका के 3 देशों का एम्बेसडर रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि लाखों हमारे भारतीय मूल के बाशिंदे अफ्रीका में रहते हैं। आज जो कुछ हुआ, जिस तरह की शिकायत एक अफ्रीकी देश से आई हमारे पास, और उसको भी हमें देखना चाहिए कि जब हम यहां कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका खमियाजा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भारतीयों को दूसरी जगह पर भुगतना पड़े अफ्रीका के मुख्तलिफ देशों के अंदर। ये जो एक माहौल बन रहा है, बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ कोई अफ्रीका के खिलाफ माहौल बना हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक बात है, खतरनाक ट्रेंड है, खतरनाक बात है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बदनामी होती है। हाँ, हमने हाल में अपने देश को लेकर, देवयानी खोब्रागड़े को लेकर, हमने उसे इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड का इशू बनाया, जो कि था भी, जायज भी था। तो फिर मैं बाद में रविंद्र जी के पास भी चलूंगी, राजीव के पास भी, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने केजरीवाल की एंट्री पर रेल भवन में रोक लगाई है। रेलवे भवन में केजरीवाल की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ये रोक लगाई है और केजरीवाल रेल भवन के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कल से। और इस बीच रेल भवन में केजरीवाल के घुसने पर रोक, ये कहा गया है कि ना तो केजरीवाल ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता रेल भवन के अंदर घुस सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ये रोक लगाई है। रेलवे भवन में केजरीवाल की एंट्री पर रोक लगाई गई है। रविंद्र जी, जिस तरह के हालात हम रेल भवन के बाहर देख रहे हैं, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का ये फैसला सही माना जाएगा। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि ये लोग जो उपद्रवी लोग हैं, ये किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और रेलवे भवन जो है वो छोटी मोटी जगह नहीं है, पूरी एक तरह से आधी गवर्नमेंट वहां से चलती है, सारी गवर्नमेंट की जितनी ट्रेनें हैं वो चलती हैं, और ये लोग जो है वहां के शौचालयों का और वहां की और जगह का इस्तेमाल ये कहकर कर रहे थे सुबह से कि हम यहाँ के दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। तो प्रोटोकॉल के तहत ये लोग जा रहे थे, लेकिन इसके साथ जो है और लोग जा रहे थे, उस पर उन्होंने रोक लगाकर एक तरह से सही कदम किया है कि उपद्रवी आदमियों को अंदर ना घुसने दिया जाए, ताकि रेलवे संपत्ति और रेलवे की पूरी जो सुरक्षा है उसकी रक्षा हो सके। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दरअसल केजरीवाल को पता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो उन्हें सेक्रेटेरिएट में बैठकर पूरा नहीं कर सकते, और सेक्रेटेरिएट पे आप देखेंगे लोग 5000 लोग, आपने बताया कि सेक्रेटेरिएट तो खाली है, नहीं, सेक्रेटेरिएट के बाहर आज भी 5000 लोग जो है धरने पे बैठे हैं। अखबारों में आता है कि सेक्रेटेरिएट जो है नया जो है जंतर मंतर बन गया है। इन लोगों को उनको फेस करना पड़े, उससे पहले ये सोचते हैं कि हम ऐसा उड़दंग मचाएं कि हमारी लकीर जो है उससे लंबी हो जाए। दरअसल केजरीवाल को पता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं अगर उन्हें पूरा करना पड़े तो उन्हें 1,40,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो वादे पूरे नहीं कर सकते, ना झुग्गी की जगह जो है लोगों को प्लॉट दे सकते, ना फ्लैट दे सकते, ना लोगों को परमानेंट नौकरी दे सकते, ना मेट्रो में फ्री ट्रेवल करने की सुविधा दे सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि वो ये उपद्रव करके, दंगा करके कांग्रेस को मजबूर करें कि कांग्रेस उनकी जो सपोर्ट है विड्रॉ करे, और वो शहीद के अंदाज में लोगों के बीच में जाए कि देखो जी मैं लोगों के लिए लड़ रहा था, लोगों के लिए लड़ने के लिए गया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे पास वक्त है रविंद्र जी, एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। मीम अफजल साहब आपके पास भी होगी, टीना भी कुछ कहना चाह रही है। क्विकली, बहुत जल्दी मैं राजीव से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। राजीव, रेल भवन के अंदर केजरीवाल और उनके किसी भी सहयोगी के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है, इस पर कोई किसी तरह की वहाँ हलचल या कोई बयान या कुछ सुनने को या देखने को मिल रहा है आपको, या अभिषेक जो आपके साथ मौजूद है उन्हें? शीतल, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बस एक चीज देखने को मिल रही है कि लगातार प्रदर्शन की आवाजें और प्रदर्शनकारियों की आवाजें बढ़ती जा रही हैं। मेरा एक सवाल है शीतल, मीम अफजल साहब भी बोल रहे थे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, उसी संविधान की शपथ खाई केजरीवाल साहब ने, और आज वही हमारे गणतंत्र दिवस को, जो जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके चलते ये पूरे राजपथ और इस एरिया को उन्होंने केओस में बदल दिया है। आखिर एक मुख्यमंत्री किस हद तक अपने को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर सकता है?
किस हद तक गैर जिम्मेदार बन सकता है, इसका एक नमूना है शीतल। अगर यही चलता रहा तो ये पूरा एरिया जहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी है, मैं ये साफ करना चाहूंगा एसएसबी के जवान लोकल सिक्योरिटी के लिए नहीं होते हैं शीतल, ये किसी और काम के लिए होते हैं। अगर इन्हें यहाँ लगाया गया है तो बाकी जगह के क्या हाल होंगे? बिल्कुल राजीव आपको रोक रही हूँ, आप पता लगवाइएगा थोड़ी देर में कि जो उनकी एंट्री पर रोक लगी है उस पर क्या आगे अपडेट है अभिषेक से या अपने बाकी संवाददाताओं से। इस टीना के पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दिल्ली में ये जो पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, इस सबसे जो बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये है कि क्या केजरीवाल को धरने प्रदर्शन का ऐसा चस्का है कि वो इसके बिना रह नहीं सकते। एक और सवाल जो बेहद अहम है वो ये कि क्या शहर को बंधक बना लेना, शहर को हाईजैक कर लेना अपनी मांग पूरी करने का एकमात्र तरीका बचा है? आखिर अराजकतावाद का ये फलसफा देश को कहां ले जाने वाला है? इस तरह की राजनीति तो नहीं चलेगी जी। कुछ लोग कह रहे हैं जी आप तो अराजकता फैला रहे हो। मैंने कहा जी इसी को जनतंत्र कहते हैं। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि वो अराजकतावादी हैं। लहजा और चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि उन्हें इसका फक्र भी है। दरअसल इसी तरह के आंदोलनों और धरनों की उपज हैं केजरीवाल। सीधे सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई का उनका ये अंदाज थोड़ा अलग और नया था, लिहाजा लोगों ने उन्हें हाथों हाथ भी लिया और सियासी समीकरणों की मजबूरियों के चलते वो सत्ता तक पहुंच भी गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उनकी तलब जोर मारती रही और वो एक बार फिर सड़क पर आ गए। केजरीवाल ने सिस्टम में आकर सिस्टम सुधारने की बात कही थी। इसी मकसद के साथ आप पार्टी बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी आपका सड़क पर उतरना बदलाव लाने की आपकी काबिलियत पर ही सवाल खड़े करता है। खाता न बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। नियम कानून का कोई पालन उन्होंने कभी किया नहीं। केजरीवाल एक तरफ धरने पर बैठकर दिल्ली को बंधक बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता लगातार पुलिस को उकसा रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में जुटी पुलिस पर केजरीवाल के कार्यकर्ता पप्तियां कसते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं। हद तो ये है कि लोगों तक सच दिखाने की जिम्मेदारी निभा रही मीडिया को भी आपके कार्यकर्ताओं ने निशाना बना लिया। दिल्ली जैसा शहर जो एक विश्व नगरी बनने की कल्पना करता है, जिसको शासन सुधार की आवश्यकता है, वहां उसकी चिंता किए बगैर इस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। अब सुनिए उन लोगों को जो केजरीवाल के अराजकतावाद का शिकार बन रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशन आज दूसरे दिन भी बंद हैं। धरने में बैठने का कोई मतलब नहीं है। बातचीत से बात हो, काम होता बिना धरने से। हर बार धरना, ऐसे कैसे काम चलेगा? उन्हें सेवा छोड़ करके धरने पे बैठना मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है। दिल्ली की जनता से धोखा हो रहा है। धरने में बैठ के बस लोगों को बिजली पानी के मुद्दे से भटकाने के लिए धरने में बैठ रहे हैं। इन पे जो इन्होंने वादे किए थे जनता से, इनसे पूरे नहीं हो पा रहे। सवाल यह है कि क्या अब बदलाव और अपनी मांग पूरी कराने का यही एक तरीका बाकी रह गया है? केजरीवाल जी, अगर आपका ही तरीका ही है तो फिर सोचिए, अगर स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बिहार सरकार दिल्ली में आकर धरना देने लगे, तेलंगाना के लोग अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली को बंधक बना लें, केजरीवाल का अराजकतावाद अगर संक्रामक हो गया तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे संवाददाता और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राजीव के पास चलेंगे क्योंकि एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और वो ये है कि जहां पर केजरीवाल और उनके लोग बैठे हुए हैं, रेल भवन के बाहर जो एनक्लोजर है, पार्क है, जो जिस तरह की वो जगह है, उसे कल खाली करा लिया जाएगा 26 जनवरी की तैयारियों के मद्देनजर और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा को देखते हुए। राजीव, इस बारे में आपके पास कोई इनपुट आया है और फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर, जहां तक केजरीवाल और उनके सहयोगियों का सवाल है और बाकी जो उनके समर्थक वहां पर है, इस वक्त की ताजा स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर क्या है? शीतल, ताजा स्थिति यह है कि इस बात में दम जरूर है दिल्ली पुलिस की कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ से हटाने की तैयारी है पुलिस की, लेकिन वो समय कब आएगा इस पर अभी कुछ साफ नहीं है।
पुलिस का ये जरूर कहना है कि यहाँ पर प्रदर्शन हम ज्यादा देर तक अब जारी नहीं रहने दे सकते। वेट एंड वॉच है, आज शाम होता है, देर रात होता है, कल सुबह होता है, कब हिसाब नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक, क्या खबर है रेल भवन? जी बिल्कुल, जितने भी प्रीमाइसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पर अगर आम आदमी के कार्यकर्ता, विधायक या मंत्री जा रहे हैं तो उनको रोक लगाई जा रही है, क्योंकि उनके साथ पूरी भीड़ जा रही है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हो सकता है, क्योंकि रेल भवन खुला हुआ है, जितने भी केंद्रीय यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके ऑफिसेस खुले हुए हैं, तो आना जाना लगातार बना हुआ है। ऐसे में सिचुएशन ये है कि जो ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उन तमाम लोगों के बीच में आपके कार्यकर्ता जो कि सुबह से ही बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, नोट दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस को, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस हर वो कदम उठा सकती है जिससे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए। तो शीतल, यहाँ पर मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, एक शुरुआत हो सकती है कि जो लोग रेल भवन में जा रहे थे उन पर रोक लगाकर, और धीरे धीरे ये शुरुआत यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मेरे ठीक पीछे अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं शीतल, उन तक आ सकती है। पुलिस ज्यादा देर करने के मूड में नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा बढ़ा है। मैं साफ कर देना चाहूंगा, पुलिस की प्रेजेंस अब बढ़ गई है यहाँ पर। बिल्कुल, हम चलते हैं टीना के पास। टीना, ये खबर आ रही है कि रेल भवन के आसपास का इलाका जहां अरविंद केजरीवाल और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल वो जगह खाली करवाई जा सकती है 26 जनवरी के मद्देनजर। तो ऐसे में क्योंकि आप पार्टी की सदस्य, हालांकि अभी फिलहाल आप खुद ही अपनी पार्टी के लोगों के निशाने पर हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी? इसके बाद के हालात तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे जब उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। फिर क्या रणनीति, फिर क्या करने वाले हैं ये लोग? देखिए, ऐसा है, दिल्ली की जनता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां पर पहुंची है। आम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बहुत आग्रह भी किया, बार बार अरविंद केजरीवाल के जो भाषण हमने मीडिया में सुने, मैं वहां पर खुद थी, मैं खुद प्रेजेंट थी, तो उन्होंने बार बार अर्ज किया कि पूरी दिल्ली से और आसपास के लगते हुए सारे एरिया से और पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे, पर लोग नहीं आए। बहुत थोड़े नंबर्स में लोग आए, 5-10 लोग ऐड होते रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में क्या होता है, आपको एक अपनी नेक सेविंग करनी होती है, एक नाक बचानी होती है। तो अरविंद केजरीवाल अब इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमें ये दिखाई दे कि देखिए, जो मॉब था वो मोबिलाइज हो गया और अराजकता जो है वो दिल्ली सरकार की वजह से फैली, क्योंकि एक नंबर ऑफकोर्स यहाँ पर काउंट हो रहा है। आप अगर देखें, जैसे मीम अफजल साहब ने कहा कि दिल्ली सेक्रेटरीट पे कुछ लोग बैठे हैं जो गेस्ट टीचर्स हैं, उन्हें पक्का करने की बात है। मैनिफेस्टो के 10 नंबर पे उनको पक्का करने की बात इन्होंने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम उनको पक्का करेंगे। करीब 3000 टीचर्स थे, मैं उनसे मिली थी, वो लोग कल मुझसे मिलने आए थे, मेरे अंडर ही वहां पर बैठे हुए थे। जहां होम मिनिस्ट्री के प्रांगण में ये लोग बैठे थे, वो मेरे साथ ही बैठे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक हफ्ते से वो लोग वहां बैठे हैं, बार बार मनीष सिसोदिया से बात करना चाह रहे थे। कल भी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बहुत दूर से इशारा किया कि सर हम यहाँ पर भी आए हैं, पर इन लोगों ने कोई बात नहीं की। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, 15 तारीख के आसपास जो है दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो बिल्कुल सीधा से एक नजरिया इनका ये जा रहा है, क्योंकि लोगों को राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये लोगों को हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, जितना भी अरविंद केजरीवाल ने टाइम पास कर रहे हैं, एक तरह से आम कुछ भी नहीं आम है। जो भाषा में स्लैंग यूज की जाती है कि टाइम पास करना। मीम अफजल साहब से रिएक्शन लूंगी। मीम अफजल साहब, क्या ये रणनीति के तहत कर रही है आम आदमी पार्टी की समय खरीदा जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, और खासतौर से खुद आम आदमी पार्टी के कई नेता निशाने पर आ गए थे, सोमनाथ भारती, ये भी हो सकता है उनको तमाम आरोपों से बचाने के लिए अटेंशन डाइवर्ट करने की ये कोशिश की जा रही हो। वो लोग जिनको मुफ्त बिजली नहीं मिली है, जो और समस्याएं जिनकी पूरी नहीं हुई, एड्रेस नहीं की गई, उन सब से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, समय बचाने के लिए, समय खरीदने के लिए ये पूरी कवायद हो रही हो? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और आपने तो खुद ही ये बात बता दी, और यहाँ जितने पैनल पर लोग बैठे हैं सभी ये बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अपने मंत्री को बचाने की भी कोई कोशिश नहीं है, बल्कि उसके बहाने इश्यूज से भागने की कोशिश है। जो जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने इनके कंधों पर डाली थी, उस वक्त हमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जो सरकार, आप जो पार्टी आपको गालियां देती है, जो आपकी शान में गुस्ताखी करती है, जो सुबह से शाम तक आपको बेईमान, चोर, लुच्चा, लफंगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं। हमने सब बात सुनी, और सर जो तस्लीम किया, खम जो किया आपने सर को, वो आवाम के दरबार में किया कि चूंकि आवाम ने फैसला किया, हमने आवाम की आवाज़ को बड़ा करते हुए उनको सपोर्ट दिया और ये कहा कि अपना काम करिए। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि जो आवाम ने एक जिम्मेदारी इनको दी थी, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए
और टाइम गेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन मीम अफजल साहब केजरीवाल जी ने 2 बातें कही थी, उसको मैं जरा रिपीट कर दूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी एक इतनी जिम्मेदार पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी देश की, उन्होंने ये बात कही थी, वो आखिर इस एटीट्यूड के साथ क्यों झेल रही है कि उठाए जाओ उनके सितम और जिए जा? नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है शीतल जी। देखिए, एक बड़ी पार्टी बड़े अंदाज से उसको करना चाहिए। सरकार है, 6 महीने तक फ्लोर पर जो है वो और ये समर्थन रहता है, जो भी लाएंगे वो बड़ा 6 लोगों महीने ने के बाद एतमाद दिया है। अगर कांग्रेस समर्थन भी खींचती है तो वो 6 महीने बाद ही होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही समर्थन वापस लिया जाएगा, एलजी उनको दोबारा कहेंगे कि अपना समर्थन पूरा करो और सरकार बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम इनको पूरा मौका देना चाहते हैं। अवाम, दिल्ली के अवाम ये फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि अवाम की राय आनी चाहिए। अब आपके टीवी चैनल्स के ऊपर भी आना चाहिए कि भाई आप प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बेस्ट विशेस टू स्केल न्यू हाइट्स। जी मीम अफजल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रविंद्र जी के पास चलूंगी। जी मैंने तो सिर्फ यही कहा, हम एक बार फिर अपील कर रहे हैं आपके चैनल के जरिए से कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपना काम पूरा करें। चलिए, और रविंद्र जी, तब तक आपसे आवाम का काम करें। और ये सब एजिटेशनल राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। एजिटेशन किया ही इसलिए जाता है, धरने प्रदर्शन किए इतने जाते हैं कि आप किसी निजाम से अगर आप तशफ़ी नहीं है, आप मुतमईन नहीं है, तो आप सरकार में आइए और अच्छा काम करिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस सोमनाथ भारती को लेकर झगड़ा शुरू हुआ है, ये झगड़ा इससे शुरू हुआ क्योंकि सोमनाथ भारती जिन वांडा की औरतों को बाहर निकालना चाहते थे, वहां पर सोमनाथ भारती का मकान है। उनकी पत्नी जो है 42 नंबर मकान में खिड़की एक्सटेंशन में एक कंपनी चलाती है। उनकी बहन जो है उसमें एक डायरेक्टर है। और उन औरतों के खिलाफ सोमनाथ भारती का झगड़ा आज का नहीं है, मंत्री बनने के बाद का नहीं है, ये शुरू से है। 2004 से इनका झगड़ा चल रहा है और अमेरिका में एक कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उससे बचने के लिए सोमनाथ भारती ने इन औरतों को बदनाम करने के लिए अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है। सवाल यह है, और एनडीपीएस एक्ट जो है जिसके तहत ये एसएचओ को और एसीबी को कह रहे थे आप रेड डालो, वो एक्ट ये कहता है कि उस एक्ट में प्रोविजन है कि धारा 41 में रेड पुलिस जब डाल सकती है जब पुलिस के पास वारंट हो, और धारा 42 में जब डाल सकती है जब सुबह से लेकर। मैं आपको रोकूंगी। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के सदस्य हैं, लगता है कुछ बयान ये दे रहे थे। दोबारा ये सुनने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया, हम यहाँ योगेंद्र यादव को भी देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकले, तो ये इनकी टीम के सदस्य कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। चलिए, टीना, आप कुछ कहना चाह रही थी, जनता से अपील करना चाह रही थी। अब जनता बेचारी क्या करे, मेट्रो स्टेशन भी 4 बंद कर रखे हैं और कल जब वहां से इन लोगों को हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके बाद तो फिर भगवान ही मालिक है आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी जो ईगो की राजनीति है, मुझे लगता है अहम की राजनीति है, जिसपे आप बात कर रही थी शीतल। इन्होंने कहा सस्पेंशन अगर आप नहीं करते तो उनका जो है उनको ट्रांसफर ही कर दीजिए यहाँ से। तो ये अहम की राजनीति जो है ये अराजकता फैला रही है। कुछ अच्छी चीजें ये लोग लेकर आए थे क्योंकि पहले ये सरकार में नहीं थे, इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया था, वादों की राजनीति की थी। तो वादों की राजनीति पे जो दिल्ली है वो पूरी उमड़ी थी। कहीं ना कहीं गुड़िया हत्याकांड में निकली थी, जो गैंगरेप हुआ तो गुड़िया का ईस्ट दिल्ली में, निर्भया गैंगरेप में निकली थी, अन्ना हजारे मूवमेंट में निकली थी। मुझे लगता है कि अब लोगों से हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं भाषणों में, मैं एक जिम्मेदार सोशल एक्टिविस्ट और नागरिक होने के नाते लोगों से अपील करना चाहती हूं कि बिल्कुल आप घर से मत निकलिए, अपने घर पे रहिए, वहां पर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के अराजक तत्व आपने फैलाए हैं, बिल्कुल मैं कहती हूँ आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी गलती है। उनके जो भाषण हैं वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। तो ये अपील सहूलियत है आप उसमें, अपील कर रही हैं, लेकिन और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री शायद इस चीज, मुख्यमंत्री को इसका एहसास नहीं है और उनकी टीम को भी, क्योंकि उनका बार बार यही कहना है कि अगर हालात बेकाबू होते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बहस में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।